गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी थर्ड या बीएससी बीएड थर्ड में फोटोसिंथेसिस चल रहा है। काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है और मैंने आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे एसिमिलेटरी एनर्जी के बारे में। और एसिमिलेटरी एनर्जी जिसे हम स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं, एसिमिलेटरी एनर्जी क्या होती है? ATP प्लस NADPH2। ठीक है, तो देखिए NADPH2 जो है उसका रिडक्शन होता है NADP का, वो होता है जेड स्कीम द्वारा। किसके द्वारा होता है? जेड स्कीम द्वारा। ठीक है, जिसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। क्लियर? और दूसरी जो क्रिया इसमें महत्वपूर्ण है स्वांगीकरण शक्ति के निर्माण के साथ साथ, वो है जल का अपघटन। तो जो जल का अपघटन होता है उसमें भी जो भाग लेता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। और ATP के निर्माण के लिए देखिए NADP से NADPH2 का अपचयन, यानी NADP का अपचयन जो है वो एक कौन सा प्रोसेस है? जेड स्कीम प्रोसेस है, जिसके अंदर NADPH2 का निर्माण होता है। ATP का निर्माण साइक्लिक प्रोसेस से होता है, जो साइक्लिक क्रिया है उससे होता है। ठीक है, तो किस तरह से साइक्लिक प्रोसेस यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट से ATP बनती है और फोटो सिस्टम सेकंड से जल का अपघटन और NADPH2 का निर्माण होता है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पहले हम इसको जान लेते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पहले हम रिडक्शन देख लेते हैं NADP का किस तरह से होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको याद रखना है एसिमिलेटरी पावर जो है उसका नाम, एसिमिलेटरी एनर्जी या एसिमिलेटरी पावर शब्द अर्नोन ने दिया था 1956 में। और एसिमिलेटरी पावर में NADPH2 प्लस ATP दोनों होती है। तो रिडक्शन ऑफ NADP जेड स्कीम द्वारा होता है और इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है जल का अपघटन। तो जल का अपघटन और NADPH2 इन दोनों का निर्माण नॉन साइक्लिक प्रोसेस द्वारा होता है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं और इस दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ये आपको याद रखना है भाई। जो फोटो फास्फोराइलेशन है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया में दो प्रोसेस होते हैं, पहला साइक्लिक, दूसरा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटो सिस्टम फर्स्ट द्वारा होता है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, जो साइक्लिक है उस दौरान NADPH2 का निर्माण नहीं होता है, जबकि जो नॉन साइक्लिक है उस दौरान NADPH2 का निर्माण भी होता है, जल का अपघटन भी होता है, ऑक्सीजन भी विमुक्त होती है। ठीक है, और ATP भी बनती है, जबकि साइक्लिक में भी ATP बनती है। तो ये अंतर आपको याद रखना है। इसका हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिए किस तरह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस फोटो फास्फोराइलेशन में किस तरह से होता है ये देख लेते हैं। देखिए जो P680 है, P680 ये क्या है? ये है फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, नहीं सॉरी P700 है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है। तो P700 क्या है? फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है। तो P700 जो है वो अधिक तरंग धैर्य 683 nm या इससे अधिक की तरंग धैर्य को क्या करता है? अवशोषित करता है। और अवशोषित करने के बाद इस क्लोरोफिल अणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं। और ये उत्तेजित अवस्था में आने के साथ ही जो अधिक ऊर्जा जो है, अधिक ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ से उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से उत्सर्जित हो जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? ये पहुँच जाते हैं फेरोडॉक्सिन को। किसको पहुँच जाते हैं? फेरोडॉक्सिन को पहुँच जाते हैं। अब फेरोडॉक्सिन से ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम
B6 को पहुंचते हैं। ये किसको पहुंचते हैं? साइटोक्रोम B6 को पहुंचते हैं। तो साइटोक्रोम B6 तक जब ये पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ATP का एक अणु बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ATP बन जाती है, ADP प्लस PI, एक अणु तो यहाँ बन जाएगा। कब? फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य। फिर साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जब एक ऊर्जा एक पथ से या एक जो माध्यम है वहाँ से जब अगले माध्यम में पहुँचते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं, जो कि ATP के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6 से ये जाते हैं साइटोक्रोम F। ठीक है, साइटोक्रोम F तक पहुँचते हैं और इस दौरान भी ATP का एक अणु बन जाता है। इस दौरान भी क्या बन जाएगा? ATP का एक अणु बन जाएगा। क्लियर? तो दो अणु ATP के तो यहाँ पर बन चुके हैं। अब देखिए आगे साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन PC यानी प्लास्टोसाइनिन को जाएगा, प्लास्टोसाइनिन को पहुँचेंगे और प्लास्टोसाइनिन से ये पुनः कहाँ आ जाते हैं? P700 को पहुँच जाते हैं। ठीक है, पुनः यह कहाँ पहुँच जाएंगे? P700 को पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से P700 से निकले इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा पथ या माध्यम से होते हुए ATP का निर्माण करते हुए पुनः P700 को प्राप्त हो जाते हैं। इस दौरान देखिए दो ATP का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसका पथ देखें हम किस तरह का होता है। तो P700 से फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, B6 से साइटोक्रोम F, F से प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से P700। यह है साइक्लिक प्रोसेस। यह फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय क्रम है ये। ठीक है, और अचक्रीय क्रम में क्या होगा? इस चक्रीय क्रम में तो ATP का निर्माण हो चुका है, लेकिन अचक्रीय क्रम में क्या होगा? देखिए जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया है, इस दौरान जो ATP और NADPH2 बनेगी उसका कहाँ पर काम आएगी? वो आएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? केल्विन साइकिल द्वारा होता है, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, तो जिसे हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जो एसिमिलेटरी पावर फोटोफॉस्फोराइलेशन या लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है, वो डार्क रिएक्शन के दौरान काम आ जाती है। तो ATP तो बन रही है साइक्लिक में, ATP नॉन साइक्लिक में भी बनेगी। ठीक है, तो साइक्लिक में इस तरह से दो ATP का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की नॉन साइक्लिक प्रक्रिया क्या है। तो नॉन साइक्लिक प्रक्रिया में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो उस दौरान जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। यानी कि जल के जो अणु है, जैसे जल के अणु किस में टूटते हैं? ये टूटेंगे हाइड्रोजन और साथ ही साथ किस में टूटते हैं? ऑक्सीजन में। ठीक है, क्लियर? तो जल के अणुओं का इस तरह से अपघटन हो जाता है। तो जो 2OH है वो आगे जाकर के क्या बना लेती हैं? H2O2 बना लेती हैं, 2H2O2। ये अस्थिर होता है, H2O2 जो है ये अस्थिर होता है, और ये अस्थिर होता है इसलिए ये फिर से टूटकर जल का निर्माण कर लेता है और ऑक्सीजन का निर्माण कर लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन इस तरह से विमुक्ति नॉन साइक्लिक प्रोसेस में होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जल के अणु हैं वहाँ से क्या मिल रहा है? वहाँ से मिल रहा है जो जल का अणु है उससे तो मिलती है प्रोटॉन, और जो क्लोरोफिल है उससे क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन, और फिर इस दौरान NADP का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। P2 या P680 आप लिख सकते हो। ये P680 क्या है? P2, इसको हम PS सिस्टम सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये 673 nm
673 nm या इससे अधिक का प्रकाश ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, और उत्तेजित होने से ये उत्सर्जित हो जाते हैं, यहाँ से ये निकल जाते हैं और निकल करके कहाँ पहुँच जाएंगे, ये प्लास्टोक्विनोन को पहुँच जाते हैं। किसको पहुँच जाएंगे, ये प्लास्टोक्विनोन को पहुँच जाएंगे। अब प्लास्टोक्विनोन जो है, देखिए इस दौरान एक और प्रक्रिया भी होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की इस तरह से, क्योंकि ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक प्रोसेस तो लगातार उच्च पादपों में और लगभग सभी तरह के पादपों में जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है तो वहाँ पर होता ही रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने खर्च इस तरह से कर देगा तो इसको भी तो इलेक्ट्रॉन की वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आने के लिए ज़रूरत रहेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त होते हैं जब जल का अपघटन होता है वहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखें हम, जो H2O है ये क्या करेगा, इस तरह से 2 इसमें बदल जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर इस तरह से ये इसका अपघटन हो रहा है, जल का अपघटन, तो इस दौरान ये जल अपघटन से जो OH है इससे आगे क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। ठीक है, ये अस्थिर होता है और इस अस्थिरता के दौरान जब इससे इसका निर्माण होता है उस दौरान इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं और वो कहाँ पर आ जाते हैं, P680 को रिलीज हो जाते हैं, इसको आ जाते हैं ये। ठीक है, इससे इसकी कमी पूरी हो जाती है और इधर H2O2 का भी निर्माण हो जाता है। क्लियर, H2O2 जो है वो स्थिर होता है तो ऑक्सीजन और क्या बना लेता है, ये जल बना लेता है। ठीक है, इस तरह से जल और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा, इसकी अस्थिरता से जल और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा। और जो ये प्रोटॉन है ये आगे कहाँ चले जाएंगे, NADP के अपचयन के लिए चले जाते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। और इस दौरान क्लोरीन और जो मैग्नीज है ये सहकारक की भूमिका निभाते हैं। जो मैग्नीज है Mn2+, ये सहकारक की भूमिका में होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन को जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो वहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B6 को जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ये साइटोक्रोम B6 को। ठीक है, ये साइटोक्रोम B6 है। साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम F तक पहुँचेंगे, ये आ गया साइटोक्रोम F। ठीक है, इस तक आएंगे। इस दौरान क्या होगा, ATP का एक अणु बन जाएगा। इस दौरान ATP के एक अणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ATP का एक अणु बन जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, तो साइटोक्रोम F से ये प्लास्टोसाइनिन को जाता है। प्लास्टोसाइनिन उधर दिखेगा नहीं बोर्ड पे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। साइटोक्रोम B6। ठीक है, इस तरह से साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, इस दौरान एक ATP का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे क्या होगा कि साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, PC यानी प्लास्टोसाइनिन, जो कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए क्या करेगा, ये एक ब्रिज का काम करेगा, एक तरह का ब्रिज है ये, एक तरह का पुल है ये। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, P700 को चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि P700 उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जबकि वह पूर्व में अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका हो। ठीक है, तो वो त्यागेगा कब, वो त्यागेगा NADP के अपचयन के लिए इसको त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है PC यानी प्लास्टोसाइनिन से कहाँ पहुँचेंगे, P700 को पहुँचेंगे और P700 उसी कंडीशन में
प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जबकि वह प्रो में अपने इलेक्ट्रॉन त्याग चुका हो। तो P700 से त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे कहाँ जाएंगे, ये जाते हैं FRS को, जो फेरस प्रोटीन है उसको जाते हैं। फेरस प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन NADP को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर NADP को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लियर, इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, NADP को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में मुख्य बात क्या है कि NADP से NADPH2 का जब निर्माण होगा या NADP के अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन का स्रोत क्या है, क्लोरोफिल है। पहली तो बात ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल चुके हैं, लेकिन अभी इसके पास किसकी कमी है, अभी इसके पास कमी है प्रोटॉन की। अब जब तक इसको प्रोटॉन नहीं मिलेंगे तब तक ये NADPH2 का निर्माण नहीं कर पाएगा और वो प्रोटॉन जो हैं वो यहाँ से इसको मिलते हैं। ये जो है 2 है, ये प्रोटॉन जो है यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से फिर NADPH2 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है किसका, NADPH2 का। क्लियर, ये भी क्या करता है, 673 nm या इससे अधिक का प्रकाश अवशोषित करता है। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। पहली बात तो ये तो है फोटो सिस्टम सेकंड और ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्लियर, दूसरा क्या है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो बंद तंत्र के रूप में गतिशील नहीं होता है, इसमें एक खुला तंत्र होता है, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता की इसके अंदर ज़रूरत होती है। और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP होता है। ये जो है ये अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही इसके अंदर होता है। तो इस तरह से इसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसके दौरान जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है इस दौरान NADPH2 का निर्माण भी होगा, ATP का निर्माण भी होगा और ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी। जो NADPH2 बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में जो उसका जो फिक्सेशन होता है उसमें काम आ जाती है और इसमें जल अपघटन भी हो रहा है, जबकि साइक्लिक प्रोसेस में जल अपघटन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर जल अपघटन भी हो रहा है। ठीक है, और यह जितने भी हरे पादप हैं और जो जितने भी ग्रीन प्लांट है उनके अंदर नॉन साइक्लिक प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्रोसेस को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या होता है कि 673 nm या इससे अधिक की प्रकाश ऊर्जा को ये अवशोषित करता है। ठीक है, ये अधिक तेज प्रकाश को ये अवशोषित करेगा। प्रकाश ऊर्जा को ये अवशोषित करने के बाद यहाँ पर जो क्लोरोफिल ये अणु है इसमें इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे। ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे तो ये अपनी अतिरिक्त ऊर्जा के साथ के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये उत्सर्जित कर देता है क्लोरोफिल अणु। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन से होते हुए ये साइटोक्रोम B6 को जाएंगे, साइटोक्रोम B6 से ये साइटोक्रोम F को जाएंगे और साइटोक्रोम B6 से F के दौरान ATP का एक अणु बन जाएगा। ठीक है, एक अणु वहाँ पर साइक्लिक में भी देखा हमने, इस तरह से इनके बीच ही एक अणु बन रहा था। तो साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक जब ये इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे तो उस दौरान ATP का एक अणु बनेगा। फिर साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन को जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन P700 को जाएंगे। P700 उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जबकि वह अपने पूर्व में इलेक्ट्रॉन त्याग चुका हो। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, और जो अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग देता है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं ये फेरस सल्फर प्रोटीन पर पहुंच जाते हैं। फेरस सल्फर प्रोटीन से ये होते हुए इलेक्ट्रॉन NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। NADP जो है वो लास्ट
इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो NADP होता है। अब NADP के पास इलेक्ट्रॉन तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इधर अब आखिर में हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का गमन हो चुका है, यानी इलेक्ट्रॉन इसको तो पहुंच चुके हैं NADP को, परंतु इस P680 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इसकी कमी को भी पूरा करना है। दूसरा, NADP को इलेक्ट्रॉन तो मिल चुके हैं परंतु प्रोटॉन नहीं है, बिना प्रोटॉन ये NADPH2 कैसे बनाएगा, तो उधर इसको प्रोटॉन की ज़रूरत है। तो पहले हम इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको पूरा कर लेते हैं। तो जल का अपघटन होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जल का अपघटन होगा। जब ये जल का अपघटन होता है तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन हैं जल अणुओं से दृढ़तापूर्वक इलेक्ट्रॉन आकर्षित किए जाते हैं, ठीक है। वास्तव में जो इसकी क्रिया है उसमें क्या होगा कि जो जल का अपघटन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर कमी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरे हो जाते हैं। कब, जब जल का अपघटन होगा तो ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन आगे H2O2 का निर्माण करते हैं। जब ये H2O2 का निर्माण होता है उस दौरान क्लोरीन और मैग्नीज कारक की भूमिका निभाते हैं। उस दौरान उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन P680 को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे ये अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है और पुनः प्रकाश अवशोषित करने की दशा में आ जाता है। H2O2 अस्थिर होता है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर लेता है, तो ऑक्सीजन विमुक्त हो जाती है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर जब जल का अपघटन हुआ था तो प्रोटॉन भी बने थे, तो इससे जो जल अपघटन से प्रोटॉन बने हैं तो ये प्रोटॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, NADP के पास पहुँच जाएंगे, जिससे आगे NADPH2 का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम अपचयनकारी शक्ति भी कहते हैं NADPH2 को। तो इसका निर्माण इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें मुख्य बातें आपको यही ध्यान रखनी है कि पहली बात तो ये कि जो नॉन साइक्लिक, पहले हम इसका अंतर देख लेते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में अंतर क्या है। याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस तो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है चक्रीय प्रक्रिया में, क्लियर। जो अचक्रीय प्रक्रिया है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और दोनों सेकंड दोनों भाग लेते हैं। जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें तो इलेक्ट्रॉन एक बंद तंत्र के रूप में गतिशील होता है, यानी कि जहाँ से निकलता है वहाँ वापस चक्कर लगाता हुआ वहीं वापस पहुँच जाता है, यानी कि एक बंद तंत्र है, उसी में वो चक्कर लगाकर घूमकर वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता की आवश्यकता होती है और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो कौन है, NADP होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो अंतर है वो है कि जो इसके अंदर जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में 2 ATP का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर ATP भी बनती है, NADPH2 भी बनती है और ऑक्सीजन की विमुक्ति भी होती है, क्लियर। तो जो इसमें जल का अपघटन साइक्लिक प्रोसेस में नहीं होता है, परंतु नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जल का अपघटन भी होता है। साइक्लिक प्रोसेस में ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं होता, परंतु नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें साइक्लिक में 2 ATP बनती है, क्लियर, और इसमें भी ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन बनती है, क्लियर। ये जितने भी जो साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात की जाए तो जो कुछ फोटोसिंथेटिक जीवाणु हैं और बहुत ही असामान्य कंडीशन या विशेष कंडीशन में ही हरे पादपों में साइक्लिक प्रोसेस होता है, जबकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस तो सभी हरे पादपों में पाया जाता है, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह से ATP और NADPH2 का निर्माण होगा और जो स्वांगीकारी शक्ति यहाँ पर बनेगी उस स्वांगीकारी शक्ति का उपयोग कहाँ किया जाएगा, डार्क रिएक्शन में किया जाएगा, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केल्विन साइकिल यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।